आज हम लोग ठोसों की अपूर्णता के बारे में समझेंगे। कोई भी चीज़ जब परफेक्ट नहीं होती है, मतलब वो पूर्ण नहीं होती है, तो अपूर्ण होगी। अपूर्ण से मतलब क्या है कि उसमें कोई ना कोई दोष उपस्थित होगा। ये दोष अगर ठोसों में पाया जाता है तो उसे हम कहते हैं ठोस की अपूर्णता। ये दोष 3-4 तरीके से मिल सकते हैं। मान लीजिए, पहले हम हेडिंग डालते हैं ठोसों की अपूर्णता। ठोसों में अपूर्णता, हमारे पास जो ठोस हैं, ठोस में जो अपूर्णता है या दोष है वो 2-3 तरीकों से हो सकती है। या तो आपका जो ठोस है उसका व्यवस्था जो है वो सही रूप से नहीं है या अव्यवस्थित है। दूसरा, अगर उसके जो कण हैं, ठोस के जो कण हैं, वो अपने स्थान को छोड़कर इधर उधर गति करने लगे या इधर उधर चले जाएं, तब उसमें दोष उत्पन्न हो सकता है। या तो उसमें आप बाहर से कुछ अशुद्धि मिला दें, तब उसमें दोष उत्पन्न हो जाता है। तब हम कहेंगे कि अब जो हमारा ठोस है ये पूर्ण नहीं है, ये जो हमारा ठोस है ये अपूर्ण है। जैसे अगर आपको ठोस में अपूर्णता लानी है तो उसके लिए आप अपने तरफ से, या अगर आपको अपूर्ण ठोस प्राप्त है तो इसका मतलब 3 ही कंडीशन हो सकता है। या तो उसका जो व्यवस्था है वो कैसी हो, सही नहीं हो, मतलब व्यवस्था अव्यवस्थित हो, उसका अरेंजमेंट आप कह सकते हैं कि उसका जो अरेंजमेंट है वो सही नहीं है, तो इसको आप लिख सकते हैं कि उसमें अव्यवस्था हो, मतलब उसके जो कण हैं वो इधर उधर उपस्थित हो। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा कारण हो सकता है कि उसके जो कण हैं वो स्थान छोड़कर चले जाए। तो दूसरा क्या हो सकता है, कोणों का स्थान छोड़ के चले जाना। कोणों का स्थान छोड़ देना। और तीसरा जो है वो हो सकता है आपका क्या, अशुद्धि मिलाने पर। ये है हमारा अशुद्धि मिलाने पर। ये हमारे पास 3 कंडीशन हो सकते हैं। तब हम कहेंगे कि हमारे पास जो ठोस है ये पूर्ण नहीं है बल्कि अपूर्ण है। तो इस आधार पर, इनकी दोषों के आधार पर, ये जो हमारे दोष मिल रहे हैं, इन दोषों के आधार पर हम इसको 2 भागों में बांटते हैं। तो हमारे पास जो ठोस होते हैं उसमें 2 प्रकार के दोष होते हैं। दो प्रकार के दोष होता है। एक होता है कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां, और दूसरा होता है परमाणविक त्रुटियां। आपको पता है कि हमारे पास जो ठोस होते हैं या तो परमाणविक कण, अणु, परमाणु, आयन के द्वारा बने होंगे, या तो वो आयन के द्वारा, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के ये जो कण होते हैं उनसे मिलकर बने होंगे। तो इन्हीं के आधार पे हम, जो हमारे पास ठोस होते हैं उसमें 2 प्रकार के दोष उत्पन्न हो सकते हैं। पहला दोष या तो हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां, मतलब इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो उत्पन्न दोष है। और दूसरा जो हो सकता है वो हो सकता है परमाणुीय त्रुटियां। ये हमारे पास 2 दोष पॉसिबल है। अब हम एक एक करके इसको समझते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि होती है तो क्या होती है। सामान्य अवस्था में हमारे पास जो भी ठोस होगा, जैसे मान लीजिए अगर ये ठोस है, ये एक हम ठोस मान लें, और इसमें जो हमारे पास उपस्थित आयन है, क्योंकि हम बात इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियों को कर रहे हैं, इसमें हम इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को ले लेते हैं, तो उससे मिलकर हमारा एक परमाणु बनेगा।
तो हम मान लेते हैं यहाँ पे एक परमाणु है, इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। यह मान लीजिए अगर ठोस है और इसमें उपस्थित ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, अगर इन इलेक्ट्रॉनों को हम ऊर्जा दें, सामान्य अवस्था में ये क्या होते हैं, सामान्य अवस्था में ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो इसमें अगर ऊर्जा नहीं है तो ये यहीं पे उपस्थित रहता है, इधर उधर मूव नहीं करता है। लेकिन जो ही आप इसको ऊर्जा देते हैं, ये अपने निम्न ऊर्जा स्तर से अपने उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। कैसे, इसको हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये हम एक परमाणु का फिगर बनाएं तो ये इसका नाभिक हो गया और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। कुछ यहाँ पे मान सकते हैं, चूंकि ये बहुत छोटा है इसी को हम यहाँ पे समझा रहे हैं। इसके बाहर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। जब आप बाहर से इसमें एनर्जी देते हैं, ठीक, तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है या ये इलेक्ट्रॉन होगा, अगर इसकी बात करें तो इसके बाहर एक और कक्षा होगा, और फिर से अगर आप इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसके बाहर फिर एक और कक्षा होगा। तो आप ऐसे मान सकते हैं। तो अगर आप इसको एनर्जी देते हैं तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है ये अपने इस कक्षा को छोड़कर और यहाँ पे चला जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो ऊर्जा होती है वो कम होती है और इसकी ऊर्जा जो होती है ज़्यादा होती है। यहाँ पे इस स्तर की जो ऊर्जा कम थी इसलिए इस इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा कम था, लेकिन जो ही ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ऊर्जा पाता है ये अपने उच्च ऊर्जा स्तर वाले में पहुँच जाता है। यहाँ से अगर आप देखें तो ये जो हमारे पास ठोस हैं, इस ठोस में एक प्रकार का दोष उत्पन्न हो गया। दोष कौन सा? वो अपने स्थान को छोड़कर और बाहर चला गया। तो इस प्रकार की जो त्रुटियां होती हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि, और ये सामान्यतः देखी जाती है जर्मेनियम और सिलिकॉन। ये सिलिकॉन और जर्मेनियम में आप इसको देख सकते हैं। ये इसके आप चाहें तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो इस प्रकार की जो त्रुटि होती है जो कि ऊर्जा ग्रहण करने के बाद अपने निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चली जाती है और एक प्रकार का दोष उत्पन्न करती है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि। अब हम समझते हैं परमाणुवीय त्रुटि को। परमाणुवीय त्रुटि क्या होता है? दूसरा हमारा है, ये था हमारा पहला इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि। अब हम इसका जो अगला प्रकार है वो है परमाणुवीय त्रुटि, इसको समझते हैं। दूसरा है परमाणुवीय त्रुटियां। इसमें बहुत सारे प्रकार दिए हैं। परमाणुवीय त्रुटि को अलग अलग भागों में पहले बांटा है स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटि, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटि। उसके बाद से इसका जो अगला प्रकार है वो है अशुद्धि के द्वारा। तो हम इसमें बेसिकली दो ही प्रकार को पढ़ेंगे जो कि हमारा इंपॉर्टेंट है। एक है फ्रैंकलन दोष और दूसरा है हमारा, एक फ्रैंकलन दोष है और दूसरा साटकी दोष है। तो फ्रैंकलन दोष और साटकी दोष को हम इसमें पढ़ेंगे जो कि स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटि में आता है या स्टाइक्योमेट्रिक दोष में आता है। ठीक, उसके बाद नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष में बहुत सारे प्रकार दिए हुए जो कि हमें नहीं पढ़ना है। उसके बाद हमारा जो अशुद्धि मिलाने के बाद त्रुटि होती है, तो अशुद्धि मिलाने में त्रुटि में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। हमारे पास जो भी पदार्थ होते हैं उसमें आप जब अशुद्धि मिला देते हैं तो उससे जो उत्पन्न दोष होता है वो हमारा अशुद्धि दोष कहलाता है। इस परमाणुवीय त्रुटि में हम सबसे पहले स्टाइक्योमेट्रिक दोष है उसको हम समझते हैं, क्योंकि स्टाइक्योमेट्रिक रस समीकरण मिति जो हमारे अगला चैप्टर होगा, आगे जो चैप्टर उसमें एक चैप्टर रस समीकरण मिति, उसमें स्टाइक्योमेट्रिक के बारे में बहुत ही आसानी से समझाया गया है। वहाँ पे हम आपको बताएंगे स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक क्या होता है,
या स्टाइकोमेट्रिक क्या होती है। यहाँ पे उसकी दोष के बारे में हमें समझना है। तो इसका जो पहला प्रकार है ये है स्टाइकोमेट्रिक दोष, और इसी के अंतर्गत हमारा आता है दोनों, एक है इसी के अंतर्गत आता है जिसमें पहला है हमारा साटकी, और इसी को एक कंपैरिजन और समझते हैं जो कि लिखा है रिक्तिका दोष और साटकी दोष। दोनों अलग अलग करके लिखा है लेकिन बेसिकली दोनों एक ही है। रिक्तिका जो दोष होता है वही साटकी दोष होता है। ये हमारे पास जो रिक्तिका दोष होगा इसी को ही हम साटकी दोष कहते हैं। दोनों का नियम सेम है। और इसका जो दूसरा प्रकार है ये अंतराकाशी दोष, इसको हम कहते हैं फ्रैंकलन दोष। ये हमारा फ्रैंकलन दोष, ये हमारा पहला है साटकी दोष, दूसरा है फ्रैंकलन दोष। ये अलग अलग करके दिया है, एक जगह रिक्तिका दोष दिया है, एक जगह साटकी दोष दिया है, लेकिन दोनों को जब पढ़ने पे देखने के बाद पता चलता है कि दोनों एक ही है, सिमिलरिटी सेम है। तो हम एक को बताएंगे तो अगर आपको रिक्तिका दोष देता है तो आप वहाँ पे साटकी दोष का अगर लिख दें परिभाषा तो भी सही है, या आपको अगर साटकी दोष पूछता है तो आप रिक्तिका दोष का परिभाषा लिख दें तो भी सही है। लेकिन पूछे गए ये दोनों क्यों? क्योंकि ये वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया है, इसलिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है, साटकी दोष और फ्रैंकलन दोष। अब हम एक एक करके इसको समझते हैं। और इसका जो बी है, बी वाला पार्ट है, मतलब इसका जो अगला बी प्रकार है वो है नॉन स्टाइकोमेट्रिक दोष, और तीसरा जो है वो है अशुद्धि दोष। लेकिन इंपॉर्टेंट दो है यही। अब हम एक एक करके इसको समझते हैं। चाहे तो आप इसका लिख सकते हैं नॉन स्टाइकोमेट्रिक, अगला प्रकार नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष, और इसका जो सी प्रकार है वो है अशुद्धि दोष। मतलब ठोस में कुछ अशुद्धि मिलाकर आगे उसमें दोष उत्पन्न कर सकते हैं। ये जो इसके आगे के प्रकार हैं, लेकिन हम इसके परमाणुविक त्रुटियों में जो सबसे पहला प्रकार है स्टाइकोमेट्रिक दोष उसको समझते हैं। उसमें जो सबसे पहला है वो है साटकी दोष या फ्रैंकलन दोष। अब हम साटकी दोष को आपको समझाते हैं। साटकी दोष क्या होता है? हमारे पास जो भी ठोस उपस्थित होता है, मान लीजिए हमारे पास ये एक ठोस का अरेंजमेंट है, आप ऐसे मान सकते हैं। ये हमारे पास एक ठोस का अरेंजमेंट है, ठीक। यहाँ पे हम मान लेते हैं ये जो है यम प्लस है, ये एक्स माइनस है, ये यम प्लस है। इसी तरह से आगे होगा तो एक्स माइनस यम प्लस होते जाएगा। इसको हम मान लेते हैं यम प्लस है, ये एक्स माइनस है, लेकिन ये हमारा एक्स माइनस है, ये भी यम प्लस है, ये एक्स माइनस है। या आप ऐसे मान सकते हैं ये जो हमारा ठोस है वो कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक, जिसमें हमारे ये जो कण है ये इस प्रकार से आयन ग्रहण किए हुए हैं, मतलब ये प्लस आयन ग्रहण किए हुए हैं, ये माइनस आयन ग्रहण किए हुए हैं, और ये हम मानते हैं यम प्लस है, ये एक्स माइनस है। तो साटकी दोष में क्या होता है, इसकी जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में इसके अगर कण या इसके जो परमाणु होते हैं, अगर ये इतना एक बड़ा ठोस है तो इसमें से अगर ये वाला x निकल कर और इसके बाहर चला जाता है, मतलब इस जालक के बाहर चला जाता है, तो इसको हम कहते हैं ये हमारा साटकी दोष है। क्या बताया हमने कि अगर ये हमारा एक ठोस है और इस ठोस में ये हमारे पास कण हैं जो कि एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं, आप ऐसे मान सकते हैं कि ये हमारे पास जो कण है ये एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं, तो इसमें से अगर
ये वाला चाहे ये वाला चाहे ये कोई भी परमाणु निकल कर और इस ठोस से बाहर चला जाता है तो उसको हम कहते हैं साटकी दोष। इसको साटकी नामक वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया है। इसी दोष को हम कहते हैं साटकी दोष। इसी दोष को हम कहते हैं रिक्तिका दोष। रिक्तिका दोष क्यों कहते हैं? रिक्तिका दोष इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पर से जो परमाणु बाहर निकल रहा है उसका जगह रिक्त हो जा रहा है, मतलब खाली हो जा रहा है। तो इसमें भी, इस ठोस में भी एक प्रकार का दोष उत्पन्न हो गया। दोष क्यों? क्योंकि इससे हमने अभी यहाँ पे बताया था कि ठोसों में जो अपूर्णता होती है वही दोष होता है। और ये अपूर्णता आती क्यों है? ये आती है इसकी या तो व्यवस्था ठीक ना हो या इसके कणों का स्थान छोड़कर चले जाना। तो अगर यहाँ से एक कण इसके बाहर निकल जाता है इसका मतलब इसमें दोष उत्पन्न हो गया और यही इस ठोस की अपूर्णता हो जाएगी। तो इसको आप या तो रिक्तिका दोष कहें। रिक्तिका दोष क्यों? क्योंकि इसके परमाणु इसके स्थान को छोड़कर बाहर चले गए तो रिक्तिका दोष हो जाएगा। या आप इसको साटकी दोष कह सकते हैं। इसका जो अंतराकाशी दोष है या फ्रैंकलन दोष है, अब हम उसको समझते हैं। यहीं पे हम लिखते हैं फ्रैंकलन दोष को। ये है हमारा फ्रैंकलन दोष। तो फ्रैंकलन दोष में क्या कहता है? इसी को हम अंतराकाशी दोष कहते हैं। अब हम इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक ठोस है, इसी तरह से इसमें भी अगर हमारे पास इसकी कणों की व्यवस्था है, ये मान लीजिए इसके कण है, ठीक। तो यहां पे हम मान लेते हैं ये A+ है। आप इसको यम और x माने हैं तो इसको मान लीजिए ये A+ है, ये B- है, ये A+ है, ये B- है, ये A+ है, ये B- है, ये B- है, ये A+। आप रेंडमली मान सकते हैं ये A+ है, ये B- है। तो फ्रैंकलन दोष या अंतराकाशी दोष क्या होता है? अंतराकाशी मतलब, अंतराकाश मतलब आप एक चीज समझ रहे होंगे कि अंतरावकाश, अंतरावकाश से ही रिलेटेड है। अंतरावकाश क्या होता है? तो इन चारों परमाणु के बीच का ये जो भाग है, ये वाला, इसको हम कहते हैं अंतराकाश, अंतरावकाश, ठीक। और इनके बीच में लगने वाले बल को हम कहते हैं अंतरा आणविक बल, ठीक। ये दोनों चीजें आपको पता है। हम मानते हैं अगर इनका अरेंजमेंट इस प्रकार से है कि ये दूसरे के कण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये कण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये एक ठोस का निर्माण कर रहा है। और ये वाला जो जगह है, ये वाला और ये सब इसका अंतरावकाश जगह है। अगर इसमें से एक भी, ये जो हमारे पास परमाणु हैं, ये निकल कर और इसके बाहर नहीं जाते हैं लेकिन इस वाले भाग में चले जाते हैं, यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे, मतलब इसके अंतरावकाश वाले भाग में चले जाते हैं। तो इस प्रकार के जो हमारे दोष होते हैं उसको हम कहते हैं अंतरावकाशी दोष, या इसी दोष को हम कहते हैं फ्रैंकलन दोष। इसको फ्रैंकलन नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए हम इसको कहते हैं अंतरावकाशी दोष को फ्रैंकलन दोष, और इसको हम कहते हैं साटकी दोष। दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें जो कण है वो इस जालक को छोड़कर या ठोस को छोड़कर बाहर चला जाता है, लेकिन इसका जो कण होता है ये इसके जालक को छोड़कर इसके बीच में जो खाली स्थान होते हैं वहां पे चला जाता है। तो अगर आप देखें तो अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर यहाँ पर आता है तो ये जो हमारा ठोस होगा ये एक प्रकार से चालक का काम करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो धारा होती है, धारा को बहने के लिए इलेक्ट्रॉन जरूरी होता है और यहाँ पे मुक्त रूप से आपको इलेक्ट्रॉन मिल जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपको फ्रैंकलन दोष जो होता है, फ्रैंकलन दोष जो होता है उसमें आपको धारा जो होता है वो बहती हुई मिल जाती है। अगर आप इसके बीच में डिफरेंस लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि इसके जो कण होते हैं वो क्रिस्टल जालों को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, इसके बीच में जो कण होते हैं वो इसके अंतरावकाश में उपस्थित होते हैं। ये जो दोष होता है इसको हम फ्रैंकलन दोष कहते हैं या इसको साटकी दोष कहते हैं।
इसका जो कण होता है वो इसके अंतरावकाशी भाग में चला जाता है। ये विद्युत का चालक होता है, ये विद्युत का कुचालक होगा, क्योंकि इसमें उपस्थित जो हमारे पास होल हैं वो तो विद्युत का चालक होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, इसलिए ये विद्युत का चालन नहीं करता है। इसी प्रकार से आप और भी इसमें अंतर ढूंढ के लिख सकते हैं। तो ये था हमारा स्टाइक्योमेट्रिक दोष, जिसमें दो प्रकार थे, एक साटकी दोष, ये फ्रैंकलन दोष। आप इन दोनों को आप एक ही समझें। इसके बाद नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष है, जो कि हमारी किताब में दिया है, लेकिन ये बहुत काम का नहीं है। उसके बाद हम अशुद्धि दोष को समझ लेते हैं। अशुद्धि दोष क्या होता है? जो भी हमारे पास ठोस होते हैं, उस ठोस में अगर हम बाहर से कोई इम्प्योरिटी मिला देते हैं या डोपिंग कर देते हैं, तो उससे हमारा जो दोष उत्पन्न होता है उसको हम कहते हैं अशुद्धि दोष। ठीक। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो ठोसों के जो चुंबकीय गुण हैं उस पर आधारित होगा।